हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुक्वेस्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे बंगाल में कंपनी का शासन किस तरीके से इस्टेब्लिश होता है उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 1757 से लेकर के 1765 के बीच इस पूरे पीरियड में तीन नवाब बंगाल पे शासन करते हैं बारी बारी से: सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र और मीर कासिम। 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। ठीक है। 1717 में फर्रुख सियर ने एक शाही फरमान जारी किया ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। वो फरमान ये था कि कंपनी को कुछ प्रिविलेजेस दिए गए थे, कुछ विशेषाधिकार दे दिए गए, जैसे कंपनी को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने पे किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना था, उनको दस्तक इशू करने का राइट दिया गया था। ये जो फरमान था, शाही फरमान, रॉयल जो फरमान था, ये केवल कंपनी को दिया गया था, उसके सर्वेंट को नहीं था। इसका मतलब अगर कंपनी का कोई सर्वेंट अपना निजी व्यापार करता है तो उसको टैक्स पे करना था, लेकिन जो कंपनी के सर्वेंट थे वो इस दस्तक का मिसयूज़ कर रहे थे, इस फरमान का मिसयूज़ कर रहे थे। वो टैक्स पे करने से, वो टैक्स नहीं पे कर रहे थे, टैक्स की चोरी कर रहे थे, जिसकी वजह से कंपनी को रेवेन्यू का बंगाल को जो सरकार है उसको रेवेन्यू का नुकसान होने लगा, उसको राजस्व उस तक नहीं पहुंच पा रहा था। नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों को इसका मिसयूज़ करने से मना किया। बार बार मना करने के बाद भी वो नहीं मान रहे थे, और यही जो फरमान है, जो शाही फरमान है, वो नवाब और अंग्रेज़ों के बीच में झगड़े की पूरी जो है वजह बनता है। इसी बीच क्या होता है कि जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने कलकत्ता की किलेबंदी करना शुरू कर दी, उसको फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया। नवाब सिराजुद्दौला ने उनको मना किया। नवाब सिराजुद्दौला की बगैर इजाज़त के, उससे बिना परमिशन लिए उन्होंने फोर्ट विलियम का फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर दिया। जब इसकी खबर नवाब सिराजुद्दौला को लगती है तो वो गुस्से में हो जाता है, उनको मना करता है, लेकिन नहीं मानते हैं। तो नवाब सिराजुद्दौला क्या करता है कि अंग्रेज़ों की जो फैक्ट्री थी कासिम बाज़ार में, उस पर हमला करता है और फोर्ट विलियम को अपने कब्जे में ले लेता है। उसमें जो 146 अंग्रेज़ थे उनको बंदी बना लेता है। ठीक है, उनको एक छोटे से कमरे में बंद कर देता है, जिसमें से 123 लोग दम घुटने से मर जाते हैं, 23 लोग जिंदा बचते हैं। और ये घटना है 20 जून 1756 की, यानी 20 जून 1756 को ये पूरी घटना होती है, और अंग्रेज़ इसको ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से याद रखते हैं। उनके लिए तो ये ब्लैक होल ट्रेजेडी है, पर हमारे लिए ऐसा नहीं था। इस ब्लैक होल ट्रेजेडी की खबर, यानी 123 लोगों के मर जाने की खबर और फोर्ट विलियम पे नवाब का कब्जा हो जाने की खबर जब अंग्रेज़ों को पहुंचती है, जो उसके रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वाटसन उस वक्त चेन्नई में थे, जब इनको खबर पहुंचती है तो ये दोनों भागे भागे बंगाल पहुंचते हैं। और जब बंगाल जाते हैं तो वहाँ पे पूरा कॉन्स्पिरेसी का खेल शुरू हो जाता है। रॉबर्ट क्लाइव कॉन्स्पिरेसी करता है, षड्यंत्र करता है, और नवाब सिराजुद्दौला का जो कमांडर था मीर जाफ़र, उनको अपने खेमे में मिला लेता है, उनको बंगाल का नवाब बनाने का लालच देता है। और 23 जून 1757 को जब प्लासी का बैटल होता है, जब प्लासी का युद्ध होता है, तो मीर जाफ़र हथियार उठाने से इनकार कर देता है, वो क्लाइव के खेमे में शामिल हो जाता है। ठीक है, तो नवाब सिराजुद्दौला की सफ़ों में मीर जाफ़र जैसे लोग गद्दार पड़े हुए थे, जिसकी वजह से मीर जाफ़र को प्लासी के युद्ध में हार का सामना करना पड़ता है। मीर जाफ़र का ही लड़का, जैसे उसका बाप गद्दार वैसे उसका बेटा गद्दार, मीर जाफ़र का ही लड़का मीरन ने नवाब सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। नवाब के दो बहुत वफादार सिपाही थे, मीर मदान और मोहन लाल। ये दोनों बैटलफील्ड में लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं, और इनके शहीद होने के पीछे भी यही दो गद्दार मीर जाफ़र और राय दुर्लभ जैसे लोग शामिल होते हैं। मीर जाफ़र को रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का नवाब बना दिया, और बदले में मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को 1 करोड़ 77 लाख रुपए
1,77,00,000 रुपए घूस के रूप में दिया। अंग्रेज़ों की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही थी। जब मीर जाफ़र से भी अंग्रेज़ों की डिमांड पूरी नहीं हुई तो मीर जाफ़र को उन्होंने गद्दे से उठाकर फेंक दिया और 1760 में मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम ने क्या किया कि अंग्रेज़ और इंडियन दोनों पर समान टैक्स लगा दिया, इक्वल ट्रेड ड्यूटी लगा दी। लेकिन अंग्रेज़ों की जो ब्रिटिश काउंसिल है कलकत्ता में, उन्होंने इस इक्वल ड्यूटी को मानने से इनकार कर दिया। फिर मीर कासिम ने क्या किया कि सभी को टैक्स फ्री कर दिया। अंग्रेज़ हो, इंडियंस हो, किसी को भी टैक्स नहीं देना है। इससे अंग्रेज़ों को नुकसान होने लगा, वो कम्पीट नहीं कर पा रहे थे इंडियन व्यापारी से। और मीर कासिम ने क्या किया, अपनी आर्मी को भी रीऑर्गेनाइज किया, ठीक है, और अपनी कैपिटल मुंगेर ट्रांसफ़र कर दिया मुर्शिदाबाद से। अंग्रेज़ों को ये चीज़ बहुत बुरी लगती है, वो इससे बहुत जो है वो गुस्से में हो जाते हैं। और फिर 1763 को इसके खिलाफ, मीर कासिम के खिलाफ एक बैटल होता है जिसमें मीर कासिम की हार होती है और वो अवध भाग जाता है। मीर कासिम अवध चला जाता है जहाँ पर शाह आलम द्वितीय जो कि एक मुग़ल एम्पायर है, शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब है, ये तीनों मिलकर के एक कॉन्फेडरेसी बनाते हैं, ठीक। और फिर 1700 एक कॉन्फेडरेसी बनाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि 1764 में 22 अक्टूबर के दिन बक्सर के युद्ध में ये कॉन्फेडरेसी और हेक्टर मुंडो जो अंग्रेज़ फौज को लीड कर रहा था, ये आमने सामने होते हैं। हेक्टर मुंडो ने बक्सर के बैटल में इन तीनों को, शुजाउद्दौला, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय, इनकी संयुक्त सेनाओं को हरा दिया, ठीक है। और बक्सर के बैटल के बाद जब अंग्रेज़ों को विजय हासिल हो जाती है तो वो एक महान शक्ति बन करके उभरते हैं। फिर हम देखते हैं कि 1765 में, अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि साइन होती है। इस संधि के तहत अंग्रेज़ों को बंगाल की दीवानी हासिल हो जाती है, यानी बंगाल में अब उनको राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार मिल जाता है, रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट मिल जाता है। कंपनी के पास अब बेपनाह पैसे आने लगते हैं, ठीक है। और कंपनी में बंगाल में डुअल गवर्नमेंट सिस्टम लगा दी जाती है, यानी जो प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी है वो नवाब के हाथ में रहती है और रियल पावर अंग्रेज़ों के हाथ में होती है। शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद में कंपनी का एक कैदी बना के रखा जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।